हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान के क्लास में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का 2024 में आपका जो बोर्ड का पेपर लगने वाला है, उसमें आपके हम पॉलिटिकल साइंस के प्री बोर्ड की चर्चा करने जा रहे हैं। यानी आज मैं आपको एक पेपर करवाऊंगा, एज इट इज ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको ये आइडिया भी हो जाएगा कि बोर्ड में किस तरह के प्रश्न आते हैं। और विद्यार्थियों, आज के पेपर के माध्यम से आपके पास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक संग्रह भी हो जाएगा। और आपको जब भी टाइम मिले तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि अगर आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत अच्छी लग रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस वीडियो को कम से कम एक मित्र के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आप क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के प्री बोर्ड के बारे में। उससे पहले आपको बता देता हूं, आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को हल करने के लिए। और ये आपका जो पेपर है वो कितने नंबर का रहेगा? 80 नंबर का। और 20 नंबर आपके विद्यालय से सेशनल मार्क के भेजे जाएंगे। तो कुल मिला के आपका 100 नंबर का क्या होता है, एक सब्जेक्ट का पेपर होता है। यहाँ पर कुछ आपको सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, वो आप पढ़ सकते हो। वीडियो पॉज करके भी आप इनको पढ़ लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं डायरेक्ट आपका समय न गंवाते हुए खंड ए की तरफ। देखिए, जैसा कि आपका पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सबसे पहले आपका आएगा सेक्शन ए देगा। और सेक्शन ए के अंदर आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहां पर दिए जाएंगे। यानी जो आपका पहला प्रश्न है उसके अंदर आपको कई प्रश्न मिलेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं वो सारे प्रश्न कितने नंबर के हैं? प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। तो हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहले आपको खंड ए के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या है? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? आपको यह बताना है कि यूएसएसआर का विघटन कब हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सोवियत संघ का विघटन कब होता है? 1991 के अंदर। कब होता है? 1991 के अंदर। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कब बनती है? वो बनती है 1957 के अंदर। आगे चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? दक्षेस का प्रथम सम्मेलन जिस देश में हुआ वह है। यानी दक्षेस सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? सार्क का पहला सम्मेलन पूछा है, ध्यान रखना। पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। कहां पर हुआ था? ढाका बांग्लादेश में। आगे देखिए चौथा प्रश्न क्या है? प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? यानी हम यूएनओ डे कब मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं। आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया था? तो वो किया था 1974 के अंदर। और कहां पर किया था? आप सभी को पता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया था। और पोखरण कहां पर है? राजस्थान के धोरों में। राजस्थान के रेतीले टीलों में बसा हुआ एक नगर है पोखरण, उसके पास में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। और दूसरा कब किया था? 1998 में उसी जगह पर किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक प्रकाशित कब होती है? लिमिट्स टू ग्रोथ ये पुस्तक किसने प्रकाशित की थी? तो क्लब ऑफ रोम ने। और प्रकाशित कब हुई? 1972 यानी 1972 के अंदर। वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक कहां होती है? वर्ल्ड सोशल फोरम जो कि वैश्वीकरण का विरोध करता है, उसकी चौथी चौथी मतलब 4, और 4 से हो गया आपका 2004। चौथी बैठक कब होती है? 2004 के अंदर होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसको हिंदी में बोलते हैं भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। और यह भाषण दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए। आगे देखिए, भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ, यानी चुनाव आयोग का गठन भारत में कब होता है? वो होता है 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को। आगे चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब थी? 1951 से 56 तक। दूसरी 56 से 61 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966 तक।
ठीक है, तो ये लगातार 3 हमारे क्या थी, पंचवर्षीय योजनाएं थी। उसके बाद देखिए पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा कब होती है? पंचशील समझौता 1955, भारत और चीन के मध्य होता है पंचशील समझौता। आगे चलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? INA, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? हमारे प्यारे सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। आगे देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? बड़ा फेमस था 1971 के आम चुनाव में, श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या दिया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया था। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है? द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? EV रामास्वामी नायकर क्या थे? द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता थे। अगला 15वां प्रश्न देखिए, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसकी सरकार के समय हुई? तो भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब होती है? राजीव गांधी के काल में होती है। और जबकि आर्थिक सुधारों के जनक भारत में किसको मानते हैं? तो हम मानते हैं PV नरसिम्हा राव को। क्यों? पहले प्रश्न में आपको 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद में हम डायरेक्ट आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान वाले प्रश्न हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड में मिलने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 1 नंबर का है। तो आपको क्या लिखना है? आपको डायरेक्ट यहां पर आंसर लिखना है। आप बोर्ड में पूरा प्रश्न कतई नहीं लिखें, इससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। आप डायरेक्ट क्या लिखें? आंसर बोर्ड में लिखना है आपको, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात दक्षिणी एशिया में खालिस्तान का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। तो हम खालिस्तान में क्या लिखेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव है वो बढ़ा है, तो हम खालिस्तान में लिख देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, या हम लिख सकते हैं USA। 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ, हम क्या लिख देंगे? शिमला समझौता, ठीक है। आगे देखिए, रासायनिक हथियार संधि कब होती है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कब होती है? 1992 के अंदर होती है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या है? भारत में मूलवासियों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है? तो अनुसूचित जाति। भारत में मूलवासियों के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। आगे देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन की अवधि क्या थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का आपको समय काल बताना है, तो वो थी 1956 से लेकर 1961 तक, ठीक है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे क्या थे? दूसरे प्रधानमंत्री थे। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का संबंध कौन से राज्य से है? तो आनंदपुर साहिब का प्रस्ताव का संबंध है कौन से राज्य से? पंजाब राज्य से है। विद्यार्थियों 7 प्रश्न थे आपके जो खालिस्तान वाले प्रश्न आएंगे। और विद्यार्थियों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, और इस क्लास को पूरा अटेंड करने के बाद में कम से कम एक मित्र के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब चलते हैं हम डायरेक्ट तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरा प्रश्न आपका आएगा अति लघुरात्मक प्रश्न। इसका उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? 1 अंक का है, ठीक है। अब देखिए, यहां पर तीसरे प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन। ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हुआ? भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा क्या है? सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सैन्य खतरों से संबंधित न होकर मानवीय अस्तित्व को चोट पहुंचाने वाले व्यापक खतरों से संबंधित होती है। विश्व की साझी विरासत से आप क्या समझते हैं? साझी विरासत, साझी विरासत हम किसको बोलते हैं? कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति, एक समुदाय या एक जाति का अधिकार नहीं होके पूरे विश्व का क्या होता है? अधिकार होता है। वैश्वीकरण के जिम्मेदार कोई 2 कारक लिखिए, यानी वैश्वीकरण आज इतना फल फूल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण है प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का, और दूसरा कारण है जो लोगों की एक सोच है, थिंकिंग है, वो भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। छठा प्रश्न देखिए, केरल मॉडल किसे कहते हैं? तो केरल में विकास के लिए और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया, जो रास्ता चुना गया है, उसे हम क्या कहते हैं? केरल मॉडल कहते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन वो हुआ था बेलग्रेड के अंदर 1961 में। और बेलग्रेड कहां पर है? सर्बिया में है। कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना किसने की? श्रीमती इंदिरा गांधी ने की। पेरियार के नाम से दक्षिण भारत में किस प्रसिद्ध राजनेता को जाना जाता है? तो पेरियार के नाम से हम किसको जानते हैं? EV रामास्वामी नायकर को। मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी? तो मंडल आयोग की मुख्य सिफारिश ये थी
कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए। आपका आता है अगला खंड ब यानी सेक्शन बी में आपको लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे। इनकी जो वर्ड लिमिट है वो मैक्सिमम 50 शब्द रहेगी और आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है ना, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें, इनको आप तैयार करें, चाहे तो इनका उत्तर आप नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो यूरोपीय संघ क्या है, इसके गठन का क्या कारण था, आपको यह बताना है। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण है, इसको आपको संक्षेप में बताना है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। मानवीय सुरक्षा का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। मानवता की संयुक्त विरासत से आपका क्या अभिप्राय है, इसके आपको 2 उदाहरण भी देने हैं। 9वां प्रश्न क्या है, भारतीय विदेश नीति के 2 लक्ष्यों का उल्लेख करना है आपको। और अब देखिए 10वां प्रश्न, देखिए ये प्रश्न इस बार काफी ट्रेंडिंग में है, राजस्थान बोर्ड में काफी सालों से ऐसा प्रश्न नहीं आया है, तो सुमेलित करने वाला प्रश्न भी आ सकता है। तो जैसी कुमारप्पा क्या थे, ये गांधीवादी अर्थशास्त्री थे। बॉम्बे प्लान बॉम्बे से संबंधित यानी बंबई से। पंचवर्षीय योजनाएं सोवियत संघ। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न क्या है, सन 1960 के दशक में कांग्रेस प्रणाली को पहली बार चुनौती क्यों मिली, इसका कारण बताना है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पर आपको टिप्पणी करनी है। सन 1974 में किन कारणों से रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया, यानी आपको सीधी सी बात यह है कि 1974 की रेल हड़ताल के बारे में आपको बताना है। 2 नंबर का ये क्या है, प्रश्न है। आगे 14 प्रश्न क्या है कि भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों के मध्य एक उभरती हुई व्यापक सहमति के 4 बिंदु लिखने हैं, यानी भारत के राजनीतिक दलों में काफी सहमति है कुछ मुद्दों पे, वो मुद्दे आपको बताने हैं। अगला प्रश्न है मंडल मुद्दा क्या था, इसको आपको स्पष्ट करना है कि मंडल मुद्दा क्या था। इसके बाद में आपको बोर्ड के पेपर में मिलेगा खंड स यानी सेक्शन सी आपको मिलेगा। इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। इनकी जो शब्द सीमा है उत्तर लिखने की वो है लगभग 100 शब्द और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। इन प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। लेकिन आप ध्यान रखना खंड स के अंदर आपको जितने भी प्रश्न हैं उनमें आपको अथवा का ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पर आप बोर्ड में दोनों प्रश्न मत कर देना, यानी आपको अथवा का मतलब यह कि आपको 2 में से 1 प्रश्न करना है, दोनों कतई मत कर देना आप। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, यूरोपीय संघ ने अपना राजनीतिक कूटनीतिक प्रभाव किस प्रकार क्रियान्वित किया है, या आप उत्तर दे सकते हैं आसियान की स्थापना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इनमें जो भी प्रश्न आपको अच्छा लगे वो प्रश्न आप कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका को संक्षेप में बताइए, या फिर आप बता सकते हो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन और प्रक्रिया में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। 18 नंबर प्रश्न देखिए, मतदान के 3 तरीके आप बता सकते हो, या फिर आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नीति और उसकी विचारधारा पर भी प्रकाश डाल सकते हो। ये आपके हो गए 18 प्रश्न। अब हम चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न क्या है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जीवन का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें, या फिर 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के किन्हीं 3 परिणामों का विश्लेषण कीजिए। यानी सीधी सी बात आपको यहां पर आपातकाल के 3 परिणाम बताने हैं। ध्यान रखना बोर्ड के अंदर प्रश्न है वो डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि आपातकाल के 3 परिणाम बताइए। थोड़ा बहुत वो घुमा के पूछेगा, लेकिन उत्तर वही होगा जो आपको याद है। बिल्कुल, ये अपने आप पे विश्वास बनाए रखें। उत्तर आपने जो याद कर रखा है ना, आपातकाल के परिणाम अगर आपने याद कर रखे हैं तो कैसा भी प्रश्न आ जाए आपको वही उत्तर लिखना है। तो प्रश्न थोड़ा सा बोर्ड घुमा के जरूर देता है। इसके बाद में आपको यहां पर मिलेगा खंड द। यहां पर कौन सा था, यहां पर है खंड द यानी सेक्शन डी आपको मिलेगा। और सेक्शन डी में आपको मिलेंगे निबंधात्मक प्रश्न और इनकी शब्द सीमा रहेगी लगभग 250 शब्द। और प्रत्येक प्रश्न में आपको विकल्प मिलेंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक दिए जाएंगे। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है, 20 नंबर प्रश्न क्या है कि शॉक थेरेपी क्या है, इसके विभिन्न परिणाम बताने हैं। यानी शॉक थेरेपी और उसके परिणाम बताने हैं। या फिर आप उत्तर दे सकते हैं सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी कारकों का वर्णन, यानी आपको सीधा सा प्रश्न है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बताने हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके कारणों की विवेचना करनी है। या फिर आप उत्तर दे सकते हैं कि वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणामों का वर्णन करना है। आप चाहें वो उत्तर कर सकते हैं।
अब देखिए, इस बार आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर 22वें प्रश्न में मानचित्र का प्रश्न मिलने वाला है। यानी आपका 22वां प्रश्न रहेगा वो किसका रहेगा? मैप का रहेगा। ठीक है ना? आपको इसमें भी अथवा वाला मिलेगा। तो ये भारत के राजनीतिक मानचित्र में आपको राजनीतिक मानचित्र मिलेगा, प्राकृतिक नहीं मिलेगा, राजनीतिक मानचित्र मिलेगा, जिसमें आपको राज्यों की सीमाएं हैं वो दी हुई होगी। अब देखिए, इसमें या तो आप मानचित्र के अंदर दर्शा सकते हो जम्मू कश्मीर, मद्रास, लखनऊ या बिहार को, या फिर आप दर्शा सकते हो त्रावणकोर, कपूरथला, पंजाब या फिर जयपुर। अब विद्यार्थियों, यहां पर आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें। यहां पर आपको या तो आप ये ऊपर वाले चार करना, और या फिर आपको ये नीचे वाले जो चार दे रखे हैं ये आपको दर्शाने हैं। अगर मान लीजिए आपको ऊपर वाले दो आ रहे हैं और दो आपको नीचे वाले आ रहे हैं, तो आपने दो ऊपर वाले दर्शा दिए और दो आपने नीचे वाले, तो ये प्रश्न आपका डिलीट हो जाएगा। ये ध्यान रखना आप विशेष। आपको एक ही प्रश्न अटेंड करना है। आप चाहो तो ऊपर वाला कर सकते हो और आप चाहो तो नीचे वाला कर सकते हो। और बहुत जल्दी मैं मैप के ऊपर भी एक क्लास लेकर आने वाला हूं, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। और ये था आपका राजनीति विज्ञान का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम होगा राजनीति विज्ञान का, उसका मॉडल पेपर या कहें ये प्री बोर्ड एग्जाम था। और आपको बिल्कुल बोर्ड के अंदर ऐसा ही पेपर मिलने वाला है, और इनमें से भी कई प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में नजर आ सकते हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। आप चाहें तो ये जो पूरा पेपर है इसको 3.25 घंटे के अंदर अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप चाहें तो इन प्रश्नों को तैयार भी कर सकते हैं। और विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज हमारे साथ अपना सपोर्ट बनाएं। आपके सपोर्ट की मुझे सख्त आवश्यकता है। और विद्यार्थियों, इस क्लास को शेयर जरूर कर दें। और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई आपकी क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर स्क्रीन के ऊपर मेरी इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश हो रही होगी, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपको मैं यथाशीघ्र जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो विद्यार्थियों, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।